हेलो बच्चों, आईआईटी जे मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया। और चल रही है आपकी जेई एडवांस की तैयारी बहुत ही अच्छी, ये भी मान लेते हैं। नहीं चल रही है तो अच्छा चला दो, ठीक है। और जो आप रैंकर प्रैक्टिस सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको 100 जेई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। आज डे 29 का टास्क है और आप डीपीपी नंबर 29 सॉल्व कर रहे हो। इट मीन कि आप 290 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो। और 290 आप क्वालिटी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, या कर लेंगे अभी 1 घंटे के बाद, है ना। नाउ तो स्टार्ट करें। वेरी गुड, स्टार्ट किया जाए। सिंगल करेक्ट हमारे पास है ना, मल्टीपल करेक्ट सभी तरह की प्रॉब्लम है, पैराग्राफ और न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, बाद में उसका आंसर की दे रखा है। और शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक मैट्रिक्स ए, यहाँ पर एबीसी और एक्स वाई जेड क्या 1 2 3 4 5 6 को बिलोंग करते हैं। आल्सो एबीसी एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए निकालना है विथ ट्रेस इक्वल टू 10, मतलब ट्रेस ऑफ ए कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, सॉरी 10 आना चाहिए ना। ट्रेस ऑफ ए अगर मैं लिखूं तो कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो सम 10 आए। अब सम 10 आए भैया, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का सम 10 होना चाहिए। तो भैया 10 कैसे आ सकता है? तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको बड़ा नंबर दे दिया जाए, छोटा नंबर कुछ इस तरह से देते हैं। सभी डिफरेंट है ना। तो मान लो कि इसको आपने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो 7 यहाँ देना चाहिए, नहीं जा सकता 7, तो 3 यहाँ दे दिया और 6 यहाँ दे दिया, ठीक है। यही चलेगा? हाँ ठीक है, यही चलेगा। एक तो ये आ सकता है। अब देखो हमने क्या किया, एक इसको दे दिया, 4 यहाँ दे दिया, यहाँ सम तो यहाँ 9 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम हमेशा लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कई बार बताया होगा ना, ऐसे लिखा करो आप, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट ऑर्डर। अब कांस्टेंट तो चल नहीं सकता क्योंकि अभी कैसा है, सभी नंबर्स डिफरेंट है ना। ये आ गया। अच्छा, 2 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 अगर यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो 1 आपने इसको दे दिया तो 2 आ गया। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास में? 1 और 5 यहाँ बचा, सॉरी 1 और सॉरी 2 इसको दे दिया आपने, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है। अब 2 और 6 की अगर बात करें तो 2 तो आ नहीं सकता था, ठीक है। मतलब चलो 2 आपने यहाँ दे दिया, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 8 आने के लिए यहाँ 3 आ सकता है और यहाँ 5 आ सकता है। 2 और 6 भी आ सकता है, पर दोनों नंबर कैसे? सभी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट हैं, तो 2 और 6 चलेगा नहीं, 3 और 5 चलेगा। 4 4 भी नहीं चलेगा ना, ठीक है ना। उसके बाद में अब आप 3 से स्टार्ट करने वाला लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करने वाला हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, फिर 4 से स्टार्ट, बस सारे नंबर्स आ गए इंक्रीजिंग में। ये तीन ही संभावनाएं बन सकती थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जिनका सम ऑफ ट्रेस ऑफ ए कितना आ जाए? 10 आ जाए। अब मुझे ऐसी मैट्रिसेस निकालनी है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन ए निकालना है, कितनी आएंगी। जो हमने यहाँ भरा है वही हमने यहाँ भरा हुआ है। अब देखो डायगोनल में हमने आपने क्या किया, एक संभावना लेके चलो, 1 3 6, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ 6 डाल दिया। इन तीनों एलिमेंट्स को मैं कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। साथ में जो एलिमेंट यहाँ आ गए, अगेन रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स को यहाँ डाल दिए, इनको कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये मैट्रिसेस बनी। ऐसे कितने सारे केस होंगे? इसको लेकर के एक केस बनेगा, इसको लेकर एक केस, इसको लेकर एक केस, टोटल 3 केस बनेंगे। इतना ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 3 फैक्टोरियल तो कितना होता है? 6 इंटू 6 कितना आ गया? 36 आ गया, ठीक है। या 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, है ना, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये दे रखा है ऑप्शन ए, इच करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्या दिया? फर्स्ट का ए आंसर इज करेक्ट। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना, बहुत ही आसान और थोड़ा सा सोचने वाला प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो लोगों को केसेस बनाने में दिक्कत जा रही होगी उनके लिए फिर प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाता है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, लेट ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ में क्या दे रखा है? बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, एंड ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है या 4 से कम है। आगे दे रखे थे सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी इज, तो क्या रहेगा? तो इसके वैल्यूज का सम हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये पूछा गया है आपको, ये इसके बारे में पूछा गया है ना। कंडीशन ये दे रखी है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस टाइम्स ऑफ 2b वेक्टर।
साथ में दे रखा है बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 आ रहा है। एंड ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, 4 के इक्वल है या फिर 4 से छोटा है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नाउ अब देखो हमें चाहिए 2a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। एक बार बताते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालें b प्लस सी ना। अब समझते हैं कुछ रिलेशन बन सकता है क्या। इसको देखो मैं एक काम करता हूँ, b के साथ अगर डॉट लिया जाए या a के साथ अगर डॉट लेते तो a बॉक्स ऑफ ए बी से बनेगा, a के साथ डॉट नहीं लेते, b के साथ डॉट लेते हैं, तो a डॉट b। तो चलो मैंने यहाँ लिखा b के साथ डॉट लिया तो ये वाला हिस्सा तो जीरो हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b डॉट b कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक हमें बात समझ में आएगी ना। ठीक है, इस बात को अगर मैं लिखूं तो भाई a का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे, इनटू में कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड 4 आ रहा है, यहाँ 8 आया, तो मतलब इसकी बात करें तो भैया इसका वैल्यू कितना आएगा, 8 के इक्वल आएगा या फिर 8 से छोटा आएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए तो भैया इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 से इक्वल आएगा, 1 से छोटा आएगा, मतलब ओवरऑल अगर क्वांटिटी की बात करें तो भैया 8 के इक्वल होगा या 8 से छोटा होगा। बट यहाँ पे कैसा आ रहा है, बराबर 8 आ रहा है, इक्वालिटी होल्ड होगी। तो इक्वालिटी होल्ड भैया कब होगी, इक्वालिटी होल्ड तो तभी हो सकती है जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो एग्जैक्टली 4 हो जाए एंड थीटा का जो वैल्यू है कितना आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब कॉस थीटा 1 आ जाए, थीटा कितना आ जाए, जीरो आ जाए। अगर थीटा जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच का एंगल कितना आ रहा है, जीरो आया। ए और बी के बीच का अगर एंगल जीरो आया तो इट मीन कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी आ गया, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर लैम्डा अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना, ए का मैग्नीट्यूड हमने यहां लिखा, ठीक है, तो मॉड ऑफ लैम्डा हमने यहाँ लिखा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 4 लिखा, बी का मैग्नीट्यूड लिखा, तो लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो भैया हमारे पास एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस 2 आएगा ना, यहाँ पे इसका वैल्यू 4 रखा है, यहाँ 2 रखा, तो मॉड ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 2 आया। बट क्या थीटा कैसा है, जीरो, पता सेम डायरेक्शन में है ना, एंगल जीरो, अपोजिट डायरेक्शन होता तो फिर पाई लिखते, तो ए बराबर माइनस 2 भी लिखते। एक कंडीशन तो ये आ गया, ए बराबर कितना आएगा, 2b वेक्टर आएगा, पहली बात तो ये समझ में आई। तो ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं तो 2b वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा, 2b अगर यहाँ डाल दिया तो चलो डाल ही देते हैं, ए का वैल्यू हमने 2 टाइम्स ऑफ b डाल दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और b यहाँ से हमने लिख दिया तो ये तो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इतना मुझे समझ में आया है ना। अब b और c के बीच का अगर एंगल मालूम चल जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक की बात ना। हो अब देखो आगे का पॉइंट समझते हैं, आगे अब इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। बी प्लस सी हमें चाहिए ना। अब पॉइंट समझो एक बार और ध्यान से कि 5b प्लस सी इतना आ रहा है, तो 5b का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, अब आपको एंगल बिटवीन b एंड c चाहिए। तो एक काम करते हैं, b डॉट सी का वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं ना, क्या आ सकता है। तो हमने क्या किया, गिवन क्या है, ये वाली कंडीशन गिवन थी हमारे पास, कलर चेंज करते हुए चलते हैं, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, बी डॉट सी नहीं पता, बी और सी के बीच का एंगल नहीं पता है ना। एक काम करते हैं, सी के साथ अगर हम डॉट ले लें, ए बराबर कितना आ जाएगा, यहां से समझिए ना, बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2b आ गया ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, है ना, ए बराबर 2b वेक्टर आया, तो 2b वेक्टर तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2b हमने यहाँ पुट कर दिया, ए का वैल्यू हमने 2b वेक्टर पुट किया, तो b क्रॉस सी कितना आ गया, जीरो वेक्टर आया। तो b क्रॉस सी अगर जीरो आया तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज पैरेलल टू सी वेक्टर आया। b और c अगर पैरेलल हैं तो अब भैया इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर आ रहे हैं, या तो b प्लस सी जीरो आ रहा होगा या फिर कितना आ रहा होगा, भाई दोनों अगर पैरेलल वेक्टर्स हुए तो क्या होगा, b बराबर या तो माइनस सी वेक्टर होगा या फिर क्या होगा, प्लस का सी वेक्टर होगा, है ना। ये हो सकता है, कोई भी एक बात हो सकती है। देन उससे पूछा द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। अगर मान लो कि देखो भैया b अगर हमारे पास में, अगर यहां से आप बात को समझे, अगर वेक्टर b की जगह मैं c ले लूं,
या सी बराबर बी ले ले, एक तरह से कोई बात नहीं है। तो 6b का मैग्नीट्यूड बनेगा और b का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। अगर c का वैल्यू अगर मैं माइनस बी ले लूँ तो भैया माइनस बी जब यहाँ पुट कराएंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ b का मैग्नीट्यूड, 4 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। तब इसका आंसर 8 आएगा, और अभी इसका आंसर जब एक प्लस लेंगे तब तो इसका आंसर 12 आएगा। तो 12 प्लस 8 सम ऑफ दिस पॉसिबल वैल्यूज कितना आएगा, 20 आएगा। तो क्या आंसर होगा, सेकंड का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्या दिया जाएगा, सेकंड का सी, सॉरी बच्चों, सेकंड का सी बिल्कुल सही जवाब है ना। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई है ना, बढ़िया प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा सोचने वाली प्रॉब्लम थी ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तो आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो ना। लेट एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस आपसे पूछा गया है, एज एफ एक्स ये दे रखा है, तो ठीक है, तो बहुत बार आपने किया हुआ है, ये तो आप ऑन द स्पॉट फटाफट सोच सकते हैं। एफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स दे रखा है 0 से लेके π/2, ठीक है। एफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 5 बना, यहाँ से आएगा टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ से आएगा 4 कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ए एम जी एम से ये क्या बोलोगे, ये वाला नंबर तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, तो रूट ए बी जब कराएंगे तो 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट कैसा होगा, सारा का सारा पार्ट 4 के इक्वल होगा, 4 से बड़ा होगा। 5 इसमें जोड़ रहे हैं, तो मतलब एफ एक्स जो आएगा वो 9 के इक्वल होगा या 9 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स कितना आ जाएगा, 9 आएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही छोटा सा मासूम सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने 3 प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर लिया, बिल्कुल भी हमें इसमें टाइम नहीं लगा ना। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। बहुत ही सही प्रॉब्लम और बहुत ही आसान प्रॉब्लम, है ना। क्या देखा है, ए कंटेस्ट, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ रैंकिंग 10 सॉन्ग of which 6 are Indian classic and 4 are Western songs, है ना। Number of ways of ranking so that there are exactly 3 Indian classic songs in top 5। मतलब टॉप 5 में क्या होना चाहिए, 3 इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स होने चाहिए। मतलब हमारे पास रैंकिंग की बात करें तो भैया कोई पहले नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। 6 इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स हैं हमारे पास, 4 हमारे पास वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं, ठीक है। इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स और वेस्टर्न सॉन्ग्स ना, तो चलिए समझ लेते हैं। अब उसने बोला है कि देयर आर एग्जैक्टली 3 इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स इन टॉप 5। भाई टॉप 5 में क्या होना चाहिए, 3 होने चाहिए। मान लो कि हमारे पास में टॉप 10 की लिस्ट है, इससे पहले की 5 की लिस्ट आई और इससे बाद की 5 की लिस्ट आ रही है ना, ठीक है। तो 3 इंडियंस यहाँ पर आने चाहिए, 3 इंडियंस, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, 2 वेस्टर्न्स आ जाए और बाकी बचे हुए सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो यही तो है हमारे पास। तो 6 हमारे पास कितने हैं, इंडियंस है ना, 6 इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स है। 6 में से मैंने 3 का सिलेक्शन कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 4 में से 2 वेस्टर्न सॉन्ग में से मैंने इन दोनों का सिलेक्शन कर लिया, इन दोनों कहीं पे भी आगे पीछे इंटरचेंज करा दिया, तो 5 फैक्टोरियल। तो क्या इनकी रैंकिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 3 इंडियंस इसमें हमेशा ही आएंगे। अब बाकी क्या है, बचे हुए हमारे पास 5 बचे, इसमें 3 इंडियंस और 2 वेस्टर्न्स है। उन 5 को तो विदाउट एनी कंडीशंस तो यहाँ इंटरचेंज करा दिया, 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आंसर आया फर्स्ट का। तो क्या दे रखा है, देखो इन टॉप 5 इज 5 फैक्टोरियल का क्यूब, 5 फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको समझो, ये क्या लिखा हुआ, 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना लिखा हुआ, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यहाँ से है, 2 फैक्टोरियल यहाँ से है, 2 फैक्टोरियल यहाँ से है, और 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर आया, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तो हमने यहां लिखा, ठीक है। यहां कितना लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। तो 3 फैक्टोरियल से तो एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 यहां लिखा हुआ और 4 यहां लिखा हुआ है, 24 से 24 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल का क्यूब आ जाएगा, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो ए का ये आंसर आ रहा है, जो कैसा आ रहा है, सही आ रहा है ना, फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ आगे समझो, अब फोर्थ का हम बी देखते हैं। क्या देखा है उसने, सेकंड है ना, फर्स्ट तो अपना सही आ गया, सेकंड देखते हैं।
टॉप रैंक गोज टू इंडियन क्लासिक सॉन्ग एज 6 इंटू 9 फैक्टोरियल। भाई टॉप रैंक तो कहाँ जाए, मतलब फर्स्ट वाला जो प्लेस है वो हमारे पास में कितना जाए, इंडियन क्लासिक सॉन्ग को जाए। तो मतलब 6 हमारे पास इंडियन क्लासिक सॉन्ग से किसी एक को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया 6C1 से, उसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास कहाँ चला गया, टॉप पर चला गया, मतलब फर्स्ट रैंक उसकी आ गई है ना। ना उसके बाद हमारे पास बचे क्या, 9 बचे हुए। 9 को कितने तरीके से अरेंज करना है, 9 फैक्टोरियल तरीके से। ये अपना आंसर आ गया 6 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी अपना कैसा है, सही है। थर्ड की बात करें, द रैंक ऑफ द ऑल वेस्टर्न सॉन्ग्स आर कॉन्जुगेटिव एच, मतलब सभी जो वेस्टर्न सॉन्ग्स हैं वो कैसे आने चाहिए, कॉन्जुगेटिव वे में आने चाहिए। कॉन्जुगेटिव वे का मतलब समझ में आ रहा है कि अब देखो, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कुछ आना चाहिए। तो अब देखो आप ऐसे समझो बात को कि 10 ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 और इस तरह से रखे गए, और आपको 4 कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। 4 कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज। तो 4 कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, n-r+1। n में से अगर मुझे r कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ये नंबर ऑफ वेज आते हैं ना, 10-4+1 कितना आ जाएगा, 11 -4 हमने किया तो कितना आ जाएगा, 7, ये आ गया। ठीक है, तो हमने ये 4 ऐसे ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस को सिलेक्ट किया है ना, तो इनको सिलेक्ट करने के हमारे पास 7 वेज आए। अब 7 वेज आए तो हमें निकालना है रैंकिंग, मतलब आंसर्स निकालना है ना उसमें। तो क्या आंसर रखेंगे, पहले देखो 7 हमने ले लिया, 4 कॉन्जुगेटिव वेज को हमने सिलेक्ट कर लिया 7 तरीके से। उन चारों पर इनको वेस्टर्न सॉन्ग्स को अरेंज कराएंगे तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, इनटू अब इंडियन सॉन्ग्स को अरेंज कर देते हैं बाकी बचे हुए प्लेसेस में 6 फैक्टोरियल। तो ये अपना आंसर आ गया। तो कितना आंसर आया, 6 फैक्टोरियल 4 सॉरी 7 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके अच्छा, 6 इंटू सॉरी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल, और ये क्या लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अपना मतलब क्या हुआ, 7th सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक की बात भी समझ में आ गई ना। अगला समझते हैं, 6 इंडियन क्लासिक सॉन्ग्स आर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब और किसी भी एक ऑर्डर में आ रहा है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ रहा है। तो अब देखो वहां पर 10 प्लेसेस है, 10 में से मैंने क्या किया, 6 प्लेसेस का सिलेक्शन कर लिया। और इनमें हमने क्या किया, 6 इंडियन सॉन्ग्स जो है उनको उसी ऑर्डर में डाल दिया, जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर है उसी ऑर्डर में डाल दिया। मतलब उसको डालने का क्या है तरीका रहा, एक ही तरीका रहा। अब बचे हुए हमारे पास 4 थे, उनको 4 को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 प्लेसेस बच गए और 4 प्लेसेस में वेस्टर्न सॉन्ग्स को मुझे डालना है, 4 फैक्टोरियल तरीके से हम डाल सकते हैं। तो ये इतना आगे। अच्छा, इस वाले पार्ट को आई कैन राइट 10p4, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10c6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10p4। और आपको पता है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल कितना आता है, एनपीआर आता है। आप सोच रहे होंगे 6 है, अरे NC n-r लगा दो ना, 10c4 आ जाएगा, 10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना आ गया, एनपीआर आ गया ना। मतलब ऑप्शन डी भी अपना कैसा है, करेक्ट है। मतलब देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के चारों ही ऑप्शंस कैसे करेक्ट हैं। क्या दिया आंसर में, ABCD ना, बिल्कुल सही जवाब। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ना। अरे क्वेश्चन नंबर 5 को लेने के पीछे एक बेसिक पर्पस था ना। पर्पस ये था कि आपको छोटी मोटी बातें बता दी जाए ना इस सवाल में, इस सवाल के माध्यम से। क्या देखा है हमारे पास में, इफ टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन द टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ दिस हाइपरबोला। अब देखो पहली बात तो आप हाइपरबोला के बारे में समझो कि ये हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला की 2 ब्रांच होती हैं, ये एसिम्प्टोट्स है ना। एसिम्प्टोट्स क्या है, एक लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करें, ये एसिम्प्टोट्स हैं, लाइन है ना। अब उसने बोला है कि हमारे पास में, अब तो कुछ कुछ बातें आप सीख लो। अगर मान लो पॉइंट अगर इस रीजन में है या इस रीजन में है, ठीक है, एसिम्प्टोट्स के अगर इस रीजन में, अगर यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो टेंजेंट है वो सेम ब्रांच में जाएंगी, या तो इस ब्रांच में जाएगी या फिर इस ब्रांच में जाएगी। अगर पॉइंट अपना इस रीजन में है, ठीक है, यहां से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक टेंजेंट एक ब्रांच पे जाएगी और दूसरी टेंजेंट दूसरी ब्रांच पे जाएगी। ठीक है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग टू दिस, भाई मान लो कि अगर ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड रीजन है आपका, ये थर्ड रीजन है और ये फोर्थ रीजन है, सपोज करो। अगर पॉइंट सेकंड और फोर्थ में है, अगर पॉइंट सेकंड एंड फोर्थ में है तो इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो दोनों डिफरेंट ब्रांच पे जाएगा। अगर
फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में अगर पॉइंट है और वहां से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या है, सेम ब्रांच पे जाएगा, एक ही ब्रांच पे जाएगा। अब जो क्वेश्चन का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा एक और बात है कि आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा कि ये पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, जैसे आपने इतना लिखा ना, अच्छा ये तो कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्स है ये वाई है, तो x बराबर अल्फा और y बराबर कितना लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू डाल दिया तो y बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ साफ सुथरा। ये हमारे पास पहले लाइन बनाना चाहिए था ना। अच्छा वो एसिम्पटोट्स क्या लिखेंगे अपना, ये लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 0। ये आ गया माइनस साइन ना, तो वाई स्क्वायर बराबर अपने लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो यहां से आ गया। एक तो आ जाएगा y बराबर 2x की लाइन और एक y बराबर -2x की लाइन, ये एसिम्पटोट्स आया। और पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर पर ना। ओके y बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम हमने कुछ ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे गया, ठीक है। अब समझो, मान लो कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं, ये पहले निकाल लेते हैं और समझाता हूं मैं क्यों सब कर रहा हूं ना। अच्छा कुछ कलर चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ से दिखेगा नहीं आपको। ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये y बराबर 2x है। यहाँ हमने y बराबर 2x डाला तो x का वैल्यू 0 आएगा, एक x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 4 आ रहा है ना। y की वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं है। इसमें जब y बराबर -2x के साथ सॉल्व करेंगे तो -2x यहाँ डाला, x का वैल्यू -2 आ रहा है, y का वैल्यू 4 आ रहा है, एक पॉइंट ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस रीजन में होना चाहिए अगर हमारे पास ये है तो। मतलब ये डायग्राम जो बन रहा है ना, ये वाला डायग्राम, तो ये पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर भाई इस वाले इस पर लाई कर रहे होंगे, मतलब इस ऊपर वाले रीजन में होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, या फिर अल्फा कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। दैट इज आर आंसर, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। देन अल्फा कैन बी, है ना, तो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं अल्फा क्या हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर ऐसा तो अल्फा -इन्फिनिटी से -3 के बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 to इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें -2 से 0, नहीं नहीं ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की बात करें 2 to इन्फिनिटी, हाँ ये हो सकता है, मतलब ए बी डी ऑप्शन आएगा, मतलब ये ऑप्शन आएंगे। आई होप आपको मैं जो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था, जो बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो बातें आप सीख पाए। और जैसे आपने ये बातें सीख ली, अब तो प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग सीख गए ना। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ। ये पैराग्राफ है और एक छोटा सा आसान सा पैराग्राफ है ना तो समझो क्या दे रखा है। लेट एफ एक्स इतना दे रखा है ना, ये एफ एक्स है, जी एक्स हमारे पास ये दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ जी ऑफ एन, तो पहले जी एक्स निकालेंगे तब जी ऑफ एन निकाल पाएंगे, और बाई टू है ना नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स जी एक्स। ओके मुझे मतलब मुझे क्या एफ एक्स जी एक्स फाइंड आउट करना है, बाकी आगे की बात बाद में समझेंगे। तो एफ एक्स हमारे पास ये रखा है, तो देखो बहुत ध्यान से समझो। एक्स एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, ठीक बात है। एन इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये वन को अप्रोच करेगा, वन पर इन्फिनिटी फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अगर जब लिमिट को आप सॉल्व करते हैं तो इसका लिमिट कितना आएगा, एफ एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, ई पावर, जो लिमिट है वो लिमिट लिखेंगे, लिमिट कितना आ रहा है, एन टेंस टू इन्फिनिटी आया। नाउ इसके बाद में क्या लिखूंगा तो बता देता हूं मैं, एफ एक्स पावर जी एक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ और इसका लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो ये कितना आएगा, ई पावर में लिखेंगे, जो लिमिट है वो लिमिट लिखेंगे एक्स टेंस टू ए, फिर जी एक्स इंटू एफ एक्स -1, ये आंसर आता है ना। ऐसे याद रखता हूं मैं ना हमेशा। तो जी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, जी एक्स का वैल्यू तो आगे एन इंटू एफ एक्स -1 कॉस एक्स अपॉन में रूट एन -1 आ गया। वाह वाह वाह, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। अब देखो मैं आपको बच्चों एक और फॉर्मूला सिखाऊंगा, है ना, मैं सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को याद तो रहता है हमेशा, बट आप क्या उसको ढंग से यूज नहीं करते। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, 1/2 आता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देखो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच किया,
ठीक है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वन माइनस के फॉर्मेट में मैं इसे बना देता हूँ। ई पावर में लिखा, लिमिट मैंने यहाँ लिखा एन टेंस टू इंफिनिटी, माइनस साइन वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एन। ठीक है, जब एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जब एक्स मतलब कहीं भी अप्रोच करे, किसी नंबर को अगर अप्रोच कर रहा है, मान लेते हैं ए है ना, और ये अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब अभी तो जीरो ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं कि जब हम एन से मतलब किसी अप्रोच किया तो मतलब ये अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और सेम क्वांटिटी अगर नीचे लिखी हुई आ जाए, एक्स अपॉन ऑफ रूट एन का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया, और एक्स अपॉन ऑफ रूट एन का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एन हमने यहाँ लिखा। एन ऑलरेडी एक लिखा हुआ था, एन से तो एन कट जाएगा। इस वाले पार्ट की अगर मैं लिमिटिंग देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगा। ये आ जाएगा ना, माइनस हाफ, सॉरी हाफ यहाँ से आया इसका लिमिटिंग वैल्यू, माइनस साइन यहाँ लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा, ई पावर ऑफ एफ एक्स अगर मैं निकालूंगा तो ई पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू आया। ये कहना चाहता हूं मैं, जैसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत भी जाए तो टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू का फॉर्मूला लगा दो ना, देन आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर एक्स अगर ए को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए, और ये भी अगर जीरो को अप्रोच करना चाहिए ना, एक्स माइनस ए मतलब जीरो से समझ लो आप तो ना, इतना बेसिक से नहीं बता पा रहे, ऐसे डायरेक्ट याद रखिए ना। लिमिट कुछ भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर और वही सेम नंबर नीचे लिखा होना चाहिए। अगर ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किसी लिमिट ए पर है ना, अगर जीरो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ओवरऑल कहाँ अप्रोच करेगा, हाफ को अप्रोच करेगा ना। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक की बात तो समझ में, एफ एक्स हमारे पास ये हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, ई पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ई पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू हमने यहाँ डाला, तो यहाँ से तो आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर आया। अच्छा, जी एन कितना आ रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स इतना आ रहा है, जी एन कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर, तो ये वन अपॉन टू एन स्क्वायर बना। नाउ अब मुझे इसका लिमिट निकालना है, सॉरी इसका समेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, चलो मैं यहां लिख लेता हूं, ए मतलब सिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। समेशन लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ जी एन, जी एन कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ टू एन स्क्वायर, वन अपॉन एन स्क्वायर और बाई टू किया तो वन अपॉन टू एन स्क्वायर आ गया, और एन कितना दे रखा है, वन से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, वन से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक गए। ठीक है, ऐसे कुछ आया ना। इस सीरीज का मुझे सम फाइंड आउट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स। अब देखो फोर एंड, एक काम करते हैं, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये वाली प्रॉब्लम अपने क्लास में सॉल्व किया हुआ, वन ऐड कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने क्या कुछ सोचा ही नहीं इस वाली प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी, हम कई बार कर चुके हैं ना, और आईआईटी वैसे कॉमन प्रॉब्लम कई बार पूछ चुका है ना। इसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा, टू एन प्लस वन और टू एन माइनस वन आएगा। मतलब टू को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एन प्लस वन माइनस ऑफ टू एन माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, और एन बराबर वन से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो एन बराबर वन हमने यहाँ रखा, तो वन जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। एन बराबर जब वन रखेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। एन बराबर टू रखा हमने, तो टू रखने से यहाँ कितना आएगा, फाइव, और एन बराबर अगर टू रखेंगे तो यहाँ थ्री, और डॉट डॉट एन बराबर जब मैं एन रखूंगा तो भैया यहाँ टू एन प्लस वन आएगा, और यहाँ आएगा टू एन माइनस वन आएगा। ना अब सीरीज को समझो, हाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं ना, तो ए से कटेगा, ये से कटेगा, जो टर्म यहाँ होगा, जो टर्म यहाँ होगा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कट रहा है ना। क्या आ गया हमारे पास, फाइनली सम आ गया टेन इनवर्स ऑफ टू एन प्लस वन माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन। अच्छा देखो, उसने इन्फिनिटी का सम पूछा हुआ है, तो पहले हम क्या कराएंगे, एन टर्म्स का सम निकालेंगे, और एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो भैया ये पाई बाई टू को अप्रोच करेगा, ये तो एग्जैक्ट पाई बाई फोर लिखा हुआ है। फाइनली कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर आएगा, और यही अपना आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा फर्स्ट का, पाई बाई फोर, टेन वर्स वन है ना, क्या आंसर देखा, बी आ जाएगा ना।
सिक्स का बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। सिक्स का बी, सिक्स का बी सही है ना। ठीक है, आगे। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट निकालने, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो मुझे एफ एक्स भी मालूम है, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ एक्स तो हमारे पास कितना आ रहा था, ये आ रहा है, एफ एक्स बराबर आ गया ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है। जी एक्स की बात करें तो जी एक्स कितना आ रहा था यहाँ पर, ये हमने डाल दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ से वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा था, जी एक्स ना। ठीक है, नाउ एफ एक्स का डायग्राम बनाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, तो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, बट आंसर गलत करवा देगा आपका ये ना। एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू जीरो भाई, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना है, जीरो की तरफ जाएगा, तो जीरो की तरफ गया, ये भी जीरो की तरफ गया, ऐसे कुछ है। सही बात है ना, तो इसका डायग्राम बना। अब बात करते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। अब क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डायग्राम कुछ ऐसे बनाओगे। अब बात है कि अब देखो जीरो पर अब क्या है कि डायग्राम ऐसे कट करके बनाओगे या फिर ऐसे घूमेगा। ये बात समझो, बात को ध्यान से भैया। जब x की वैल्यू वन है, तो भैया x इक्वल टू वन है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही थी, वन आ रही थी, मतलब वन पे तो वो इसके ऊपर ही रहेगा ना डायग्राम। ठीक। अब देखो, जैसे आप वन के बाद में जाओगे तो ये बहुत तेजी से जीरो की तरफ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, बहुत तेजी से जाएगा ना, इसका रेस्पॉन्स थोड़ा तेज आता है ना। ये इंटेलिजेंट बच्चों की तरह होता है, ये थोड़ा लेजी बच्चों की तरह है, वो धीरे 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 जीरो की तरफ जा रहा होगा ना। तो अगर ये धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएगा और ये एकदम से बहुत तेजी से जीरो की तरफ जाएगा, तो हमेशा ही क्या रहेगा, अप टू इन्फिनिटी तक भी आप जाओगे तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। ऐसे ही डायग्राम इधर भी जाएगा, तो मतलब भैया ये हमेशा ऊपर रह जाएगा और ये हमेशा नीचे रह जाएगा, तो कभी कट करेगा ही नहीं। और कभी कट करेगा ही नहीं, तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे भैया, जीरो आएंगे। सेवंथ का आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा सेवंथ का। सेवंथ का आंसर ए, बिल्कुल करेक्ट। ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ मूव करें हम नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम की तरफ, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। देखो ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है न्यूमेरिकल टाइप में। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा सा आसान सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया है। तीनों प्रॉब्लम छोटी छोटी सी आसान आसान सी बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स, ऑन द स्पॉट आपको सोचने वाली प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नाउ तो बात करें। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट दिस कर्व एट फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट। भैया हमारे पास है, पहली बात तो कुछ ऐसे, कुछ ये बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है से चार पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ओके, एट फोर पॉइंट, ये फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देन रेंज ऑफ सी इज ए कॉमा बी दे रखा है, तो रेंज ऑफ सी कितना है, ए कॉमा बी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ना, ऐसे निकालो। अब देखो ये हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, फोर इसके रूट्स आ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है ना, एल एक्स, मतलब कैसा आया कुछ के एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है, के एक्स प्लस सी मान लेते हैं, बी नहीं, सी नहीं लेते, बी लेते हैं, के एक्स प्लस बी है ना, ऐसा कुछ है। ओके, पूछना चाह रहा है आपसे जी एक्स, मतलब सी का रेंज पूछना चाह रहा है। तो कोई काम करते हैं, मैंने एक फंक्शन जी एक्स डिफाइन किया, एफ एक्स माइनस एल एक्स। सोचा कैसे ना, इस बात को समझना। ऐसे जी एक्स लिखा हुआ है। अब देखो जी एक्स के बारे में बात करते, तो जी एक्स है, तो वैसे इसके रूट क्या आएंगे, ए बी, मतलब अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। भाई चार जगह कट कर रहा है ना, तो मतलब अल्फा पे जीरो हो रहा है, बीटा पे जीरो हो रहा है, गामा पे जीरो हो रहा है, डेल्टा पे जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आई है ना। तो मतलब जी एक्स की बात करें तो जी एक्स चार जगह जीरो आया, अल्फा बीटा गामा पर है ना। जी एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे कुछ रहा है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अगर मैं जी डैश एक्स की बात करूं, तो ठीक है, जी डैश एक्स हमारे पास में क्या आएगा, बराबर जीरो आया। तो जी डैश एक्स, अगर जी डैश एक्स के बारे में बात करें, जी डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ आएगा, एक तो इन दोनों के बीच में आएगा, एक इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, कंफर्मली थ्री रूट्स आएंगे। जी डैश एक्स का अगर कंफर्म थ्री रूट्स है, तो भाई जी डबल डैश एक्स रॉल्स थ्योरम से इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा और इन दोनों के बीच में एक रूट आएगा, और तीन रूट्स आएंगे ना, एक रूट ये आया, एक रूट ये आया ना। मान लेते हैं कि कुछ है अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। जी डैश अल्फा वन जीरो आ रहा है, जी डैश अल्फा टू, तो जी डबल डैश अल्फा, जी डबल डैश एक्स जीरो आएगा इन दोनों के बीच में, अल्फा वन और अल्फा टू, मतलब जी डबल डैश एक्स बराबर जीरो के हमारे पास में क्या आएंगे, एग्जैक्टली टू रूट्स आएंगे। ये कंसेप्ट है, तो जी डैश एक्स के हमारे पास एग्जैक्टली दो रूट आएंगे।
अब जी डैश एक्स अगर मैं यहां से निकालूं तो भैया जी डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स है ना, तो जी डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आया माइनस ऑफ एल डैश एक्स आया। तो जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस ऑफ एल डबल डैश एक्स आया। अब देखो एफ डबल डैश एक्स अगर मैं यहां से लिखूं तो भैया एफ डैश एक्स तो कितना आ गया, वाई डैश 4x³ 6x² प्लस का 2c x प्लस का 9, दिस इज द वाई डैश। वाई डबल डैश अगर हम लिखें तो भैया 12x² प्लस का 12x प्लस का c प्लस का 2c, ये आया है ना, 9 का 0 हो जाएगा। तो वाई डबल डैश तो हमारे पास में ये आ गया, तो वाई डबल डैश आ गया भैया 12x² प्लस का 12x प्लस का 2c, और एल डबल डैश कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास जी डबल डैश एक्स, और इसके क्या होना चाहिए, मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट है ना। तो ये डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, सी का वैल्यू कितना है 2c, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो 12 से देखो ये 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से देखें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा 3 माइनस ऑफ 2c ग्रेटर देन 0, मतलब 3 ग्रेटर देन 2c, तो यहां से आ गया, और c इज लेस देन कितना है 3/2 आया। ठीक है, ये आ गया ना, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, c इज लेस देन 3/2 आया। ठीक है ना, चाह रहा है कि रेंज ऑफ c इज कितना आ रहा है, हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी से कितना आएगा 3/2 तक आएगा। तो आपसे पूछा 100b कितना आएगा, तो 100b, तो ये b का वैल्यू तो ये आ गया, तो 100b आपको निकालना है, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 3/2, तो 2 से कट गया 50 बार, और ये आ जाएगा 150, तो 100b का वैल्यू कितना आएगा 150 आएगा। 150 दिया है क्या, हाँ, 8 का आंसर 150 है, एकदम करेक्ट ना, सही जवाब। अगला प्रॉब्लम का आंसर भी देख ही लेते हैं ना, 13 आना चाहिए ना। ओके, क्लियर बच्चों, तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आ गया होगा। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब बहुत कंसेप्चुअल, मतलब इस डीपीपी का यही सबसे बढ़िया प्रॉब्लम था ना। बाकी और भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया है, बट वो सब सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस की प्रॉब्लम्स थी और आपसे सॉल्व होनी चाहिए थी ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ना, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लगता है मुझे, इस तरह की प्रॉब्लम से ना इसका रेंज निकालना बहुत आसान बात होती है। लेट एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, इफ द डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का रेंज निकाला, उसके बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यूज निकाला एफ एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ना, आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k प्लस म्यू। ठीक, दो रूट निकल आएंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से k और म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कंपैरिजन से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो पहला काम तो क्या हो गया, मुझे एफ एक्स का रेंज निकालना। क्या दे रखा है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 2 दे रखा है, अपॉन में कितना दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये दे रखा है ना। एक काम करते हैं, पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सा सेम बनाते हैं ना। 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, सेम टू सेम थोड़ा सा समझाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ ना 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4 बना, तो उसमें +1 कर दिया और साथ में +3 कर दिया, अपॉन में कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 और 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, तो कुछ ऐसे आया। 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, 2 से डिवाइड भी कर दिया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 यहाँ पर आ रहा था, 1 + 3 ऐसे ब्रेक कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 यहाँ पर आ गया ना। मैं इसके रेंज की बात करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे वेरी करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये वेरी करता है 0 से लेकर 1 के बीच में। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल कैसे वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 के बीच में। इसमें आपने 1 जोड़ दिया, तो 1 जोड़ने से भैया ये कितना वेरी करेगा 1 से लेकर के 3 के बीच में वेरी करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब इसमें आपने एक इसका रेसिप्रोकल लिया, तो भैया इस किसी 1/समथिंग में आपने 1 से लेकर 3 के बीच की नंबर डाले, आउटपुट में क्या निकलेगा, जब 1 डालेंगे तो 1 आएगा और यहाँ 1/3 आ जाएगा, तो मतलब ऐसे कुछ आया है ना, तो 1/समथिंग। तो इसका अगर मैं आउटपुट देखूं, देखो ये बात बहुत ध्यान से समझना,
बच्चों ना, रेड पेन लेते हैं। इसका जो आउटपुट आएगा, भैया आपने क्या किया, 1 से लेके 3 नंबर से उनका रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 से 1 वेरी कर रहा है ना, 1/3 से 1 तक वेरी किया, तो 1/3 पे तो आएगा ओपन और यहाँ पर आएगा क्लोज। इसको किया आप 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 1 बना, ये बना 1 और ये बना 3। 1 से लेके 3 आ गया। अब 1 से लेके 3 में आप क्या कर रहे हो, 1 जोड़ दे रहे हो, तो दोनों साइड जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे तो यहाँ 2 2 4 आ जाएगा, ऐसे कुछ है। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड लगा दे रहा हूँ, तो उल्टा चल रहा है ना पूरा। 2 से डिवाइड लगा दिया तो भैया ये कैसा आ गया, 1 और 2 के बीच में आया, ये आ गया। तो ये इसका रेंज आया, मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स की बात करें तो भैया रेंज ऑफ एफ एक्स आया कितना, सॉरी 1 से लेकर के 2 के बीच में आया। ठीक है, अब देखो ये कहना चाहिए डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में गए, तब तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब 2 होगा तब इसका वैल्यू 2 आएगा, मतलब 1 एंड 2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है ना। आपको क्या करना है, के और म्यू का वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान बात हो गई ना। सम ऑफ रूट लिखता हूं मैं, सम ऑफ रूट 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। माइनस ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के + 1 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। एक तो ये आया, 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9/2 यहाँ से आ गया, 9/2 और फिर माइनस का 1 कर दिया तो 7 बाई, मतलब 9 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आ गया, 9/2 यहाँ पर आ गया, तो k + 1 का वैल्यू आ गया 9/2, -1 कर दिया तो k का वैल्यू आ जाएगा 7/2 आ गया। ठीक है, म्यू निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम लिखें तो 1 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, c/a, तो μ/3 आ गया, तो म्यू का वैल्यू 6 आया। अब देखो k का वैल्यू हमने 7/2 पुट किया, तो 2k का वैल्यू 7 आ गया और प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 6 है, तो टोटल का आंसर 13 है। ये इसका आंसर होना चाहिए, शायद ये इसका आंसर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं चेक करने की ना, सही एकदम। तो 9th का आंसर कितना आ जाएगा, 13, एकदम सही जवाब है ना। ना आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ रेडियस कितना है, इन रेडियस 1 दे रखा है, सर्कम रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कैपिटल सेमी पेरीमीटर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, और एबीसी साइड ऑफ द ट्राइंगल ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो देखो इन रेडियस, पहले या तो स्मॉल आर का वैल्यू 1 है, कैपिटल आर का वैल्यू 3 है, और स्मॉल सेमी पेरीमीटर कितना है, 7 है। तो सेमी पेरीमीटर आपको मालूम है, तो इट मीन कि भैया आपको a + b + c सम ऑफ द साइड कितना आता है, 2s आता है, मतलब 14 आ गया। एक तो ये पता है, ठीक है ना, स्मॉल आर पता है और ये पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। तो ठीक है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, r × s आ गया, तो कितना आ जाएगा, r का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 7 आ रहा है, इतना आया। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से, ठीक है हाँ, ठीक ठीक ना, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इसके अगर मैं वैल्यू लिखूं तो s × s - a s - b × s - c, ये है 7। स्मॉल s का वैल्यू आपको पता है r का वैल्यू 1 आ रहा है, स्मॉल s ना इतना है, स्मॉल s का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, स्क्वायरिंग कर दिया तो 7 तो यहाँ लिखा, 7 - a 7 - b और 7 - c बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात की जाए तो 7 - a 7 - b 7 - c, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझे, 7 को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 7 क्यू बनेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये ऐसे लिखा हुआ एक्स 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 की तरह समझो, पहले आएगा x3, फिर माइनस आप लिखेंगे, ठीक है, फिर x² लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आप सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, a + b + c आया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस साइन लिखेंगे x इंटू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट टाइम, तो ab + bc + ca आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे प्लस के बाद माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट a × b × c,
और ये आएगा मतलब फाइनली इसका वैल्यू। अब क्या करो आप 7, तीनों को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है ना एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 7, तो 7 क्यू हमें पता है 49, तो 49 इंटू 7 किया तो कितना आ जाएगा 63, तो यहाँ से आया 6 गया, 28 हमने यहाँ से लिखा और 28 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 343 आया। तो 343 तो हमने यहाँ से लिखा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 यहाँ से लिखा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें पता ही है कितना आ रहा है 14 यहाँ से आया, 14 यहाँ से आ गया, एक्स का वैल्यू 7 पता है हमें, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए बी सी का वैल्यू भी हमें मालूम है कैसे, आर पता है ना हमें, तो देखो कैपिटल आर बराबर कितना आता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना आ जाएगा 4 डेल्टा आर आ जाएगा, तो 4 तो यहाँ से आया, डेल्टा का वैल्यू कितना दे रखा है 7 दे रखा है और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 21 का 4 टाइम्स कराएंगे तो कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा, सॉरी 84 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 84 और -1 बराबर 0। चलो ठीक है, मतलब मैं आपको देखो डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ आई क्या करोगे आप लोग, यहाँ से देखो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, तो भैया ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी, है ना, यही तो चाहिए हमें। इसका वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया था हमारे पास, और इसका वैल्यू पता ही है, फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, तो देखो आपने आज का ये वाला 29 नंबर डीपीपी है ना, ये भी आपने सॉल्व कर लिया है ना, तो नाउ क्विक रिवीजन फटाफट से ना, कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा सही थी है ना, जिसको आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अगर बात करें ये प्रॉब्लम भी बढ़िया थी, ये प्रॉब्लम भी अच्छी प्रॉब्लम थी, ये भी अच्छी प्रॉब्लम, आसान थी अच्छी थी, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम थी, ये कंसेप्ट चल इसमें कंसेप्ट आपने सीखा, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम थी, ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, और ये भी बढ़िया प्रॉब्लम थी, ऑन द स्पॉट सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम थी। ओके बच्चों, तो डीपीपी नंबर 29 को भी आपने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन सभी डीपीपी को सॉल्व करके है ना अब आपको बढ़िया लग रहा है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम आसान है ये ना, ठीक है, तो अब आपका लेवल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो और खूब मेहनत करो। ओके, थैंक यू।